हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ संकलन बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि संकलन बैच के आलोक में हम लोगों ने अभी फिलहाल जो अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया है, इसका जुड़ाव हमने किसके साथ रखा है? भारतीय राज व्यवस्था के साथ, दैट मीन्स इंडियन पॉलिटी के साथ। और हमने पहले ही आपको बताया होगा कि संकलन बैच के आलोक में भारतीय राज व्यवस्था के संदर्भ में जो भी हम कैलकुलेशंस करके चल रहे हैं, इनका संबंध केवल और केवल किसके साथ है? उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के साथ है। और किसके साथ है? स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के साथ है। यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होना है और उस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए कमीशन की ओर से भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जिस अनिवार्य और महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष किया गया है, तो हम उसी को आधार बनाते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अपनी महत्वपूर्ण चर्चाएं यहां पर करने का कार्य कर रहे हैं। अभी देखिएगा, संकलन बैच के आलोक में हम लोग क्या है भाई, शुरुआती दौर में हैं। यानी कि अभी हम क्या है, केवल भारतीय संविधान की विशेषताओं को ही कैलकुलेट करने का कार्य कर रहे हैं। और भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत जो वेरी लास्ट आपका डिस्कशन हुआ था, वो जुडिशियल रिव्यू के संदर्भ में हुआ था। वो हमने पूरी कैलकुलेशन किया है, अच्छे से आपके सामने कर दी है। हालांकि हमने आपको यह भी बताया होगा कि जुडिशियल रिव्यू अपने आप में एक ऐसा अरेंजमेंट है, अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है कि जब आप भारतीय राज व्यवस्था का अध्ययन करने की बात करते हैं तो ये कभी आपका पीछा छोड़ता नहीं है। लेकिन वहां पर भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था को आप किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलने वाले हैं, तो वो तमाम प्रकार की जो नेसेसरी कैलकुलेशंस हैं हमने कर दी हैं। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में ही एक नई विषय वस्तु को जानने का प्रयास करेंगे और एक नई विषय वस्तु को क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो नई विषय वस्तु है, ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्या है, कैलकुलेट भी होती रहती है। ये कई बार क्या है, आपके जो एग्जामिनेशन में है, ये कैलकुलेट भी होती रहती है। बिल्कुल इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने आते ही आती है। अच्छा, इस नई व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसका नामकरण पहले कर लेते हैं। टॉपिक तो क्या रहेगा, वही रहेगा, भारतीय संविधान की विशेषताएं। और जो एक नई व्यवस्था है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक। उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ये जो व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था को भारतीय संविधान की विशेषताओं में ही क्या है, कैलकुलेट किया जाता है। और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहा जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहा जाता है। यानी कि आज हमें क्या है, इस व्यवस्था को कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसी व्यवस्था जो है, ये आखिर हमें क्या समझाने का कार्य कर रही है। और इस व्यवस्था को आधार बना करके हम क्यों ये कहते हैं कि ये भी क्या है, भारतीय संविधान की एक क्या है, मजबूत विशेषता के रूप में क्या है, आपके सामने आती है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले काम आपको यह करना पड़ेगा कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था में आपको क्या है, यहां पर एक सहयोगी धरातल बनाना पड़ेगा अपना। और हम इसको कहेंगे शब्दावलियां आधारित। हम इसको क्या कहेंगे? शब्दावलियां आधारित एक सहयोगी धरातल। शब्दावलियां आधारित एक सहयोगी धरातल। हम इसको क्या कहेंगे भी कि शब्दावलियां आधारित एक सहयोगी धरातल। शब्दावलियां आधारित एक सहयोगी धरातल। अब यहां पर दो प्रकार की शब्दावलियां आपको मिल रही हैं। एक शब्दावली आपको क्या मिली है, जिसको आपने क्या कहा हिंदी में? सार्वभौमिक। और सार्वभौमिक को इंग्लिश में आपने क्या कहा? यूनिवर्सल कहा। सार्वभौमिक को इंग्लिश में आपने क्या कहा भी? यूनिवर्सल कहा। और एक शब्दावली आपको मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या दिखाई पड़ती है? वयस्क। और जो वयस्क है हिंदी में, उसको आपने इंग्लिश में क्या कहा? एडल्ट कहा।
उसको आपने इंग्लिश में क्या कहा है, एडल्ट कहा। तो ये शब्दावलियां आपको समझाएंगी, ये शब्दावलियां आपको बताएंगी कि एक्चुअली जो आपका यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है उसका अगर हम कोई वेरी कंसाइज रेफरेंस लेने की बात करें, यानी कि अगर हमें कोई किताब ना लिखनी हो या अगर हमें किसी बड़े संबोधन की ओर ना जाना हो, हमें केवल अपने परीक्षा उपयोगी ग्राउंड को कैलकुलेट करना हो, तो ये शब्दावलियां सक्षम है, कैपेबल है आपको ये समझाए जाने के संदर्भ में कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था का एक्चुअली मतलब क्या है। तो सार्वभौमिक का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब यह हो जाता है कि मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार कोमा सभी के लिए, मतदान का अधिकार कोमा सभी के लिए, मतदान का अधिकार कोमा सभी के लिए। और मैंने शिक्षण अभिरुचि की क्लास में कई बार आपको समझाया है, जब यह मुद्दा बन जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है। जब आप किसी भी व्यवस्था को यूनिवर्सल करने की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, यानी कि मामला क्या है, इशारा कहां पर है कि आप भेदभाव की समाप्ति करके चलेंगे। आप क्या है भी, आप भेदभाव की समाप्ति करके चलेंगे, यानी कि जब आप लोगों को राइट टू वोट देने की बात करेंगे, मतदान का अधिकार देने की बात करेंगे, तो आप यहां पर क्या है, भेदभाव की समाप्ति करके चलेंगे। यानी कि साफ साफ कहा जा रहा है कि धर्म कोमा जाति, धर्म कोमा जाति कोमा लिंग, धर्म कोमा जाति कोमा लिंग आदि आदि के धरातल पर, आदि के धरातल पर मतदान का अधिकार, आदि के धरातल पर मतदान का अधिकार, आदि के धरातल पर मतदान का अधिकार, सॉरी, आदि के धरातल पर मतदान का अधिकार आएगा यहां पर ना, आदि के धरातल पर मतदान का अधिकार देते समय, देते समय लोगों के साथ, लोगों के साथ भेदभाव ना हो, लोगों के साथ, लोगों के साथ भेदभाव ना हो, लोगों के साथ भेदभाव नहीं, है ना। यानी कि महिला पुरुष के बीच में आप किसी प्रकार का कोई भेदभाव करके नहीं चलेंगे, उच्च जाति निम्न जाति के मध्य आप किसी प्रकार का कोई भेदभाव करके नहीं चलेंगे, अमीर और गरीब के बीच के आप किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव करके नहीं चलेंगे। यानी कि राइट टू वोट को क्या आपको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आपको यूनिवर्सल बना देना है, यानी कि मतदान का जो अधिकार है ये आपको सभी लोगों को क्या है, प्रदान करा देना है। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर ये हो जाता है। अच्छा, जो वयस्क है, वयस्क का मतलब क्या होगा, यहां इसका मतलब क्या हो जाता है कि आयु का, और इसको क्या कहा जाता है, इसको बल्कि ऐसे कहो कि निश्चित आयु का, निश्चित आयु का, निश्चित आयु का निर्धारण, निश्चित आयु का निर्धारण। तो ये जो शब्दावली है ये आपको बताएगी कि इसमें क्या है, एक निश्चित आयु आपके पास होनी चाहिए। जब तक आपके पास वो मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं होगा तब तक आपको क्या है, मतदान का अधिकार यानी कि राइट टू वोट तब तक आपको क्या है, नहीं मिलने वाला है। अब इसमें हमें क्या कैलकुलेशन करनी है, इसमें हमें यह कैलकुलेशन करनी है कि अगर मैंने बात की किसके बारे में, कि मान लीजिए मैंने क्या कहा, राइट टू वोट, हमने आपके सामने क्या रखा, मान लीजिए राइट टू वोट की व्यवस्था हमने रखी। अब ये जो आपका राइट टू वोट है ना, इसको हम कैलकुलेट कहां करेंगे कि ब्रिटिश भारत में या ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन के आलोक में, ब्रिटिश शासन के आलोक में इसकी स्थिति क्या थी, ब्रिटिश शासन के आलोक में इसकी कंडीशन क्या थी, यानी कि ब्रिटिश शासन के आलोक में इसकी स्थिति क्या थी, ब्रिटिश शासन के आलोक में इसकी स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे साथी यहां पर क्या एस्टैब्लिश करके चलेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल में जो मतदान का अधिकार है, ब्रिटिश शासनकाल में क्या है, जो मतदान का अधिकार है, ब्रिटिश शासनकाल में जो मतदान का अधिकार है, मतदान का अधिकार कोमा सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, सार्वभौमिक नहीं था, सार्वभौमिक
नहीं था, सार्वभौमिक नहीं था, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मतदान का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया गया, 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 उन्हीं लोगों को दिया गया। ओके, मतदान का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया गया जो सरकार को यानी कि जो गवर्नमेंट को, जो सरकार को अधिक कर दिया करते थे, जो सरकार को अधिक कर दिया करते थे, जो सरकार को अधिक कर दिया करते थे, यानी कि जो सरकार को अधिक कर दिया करते थे। और साथ ही साथ आपको यह भी बता के चलना पड़ेगा कि ब्रिटिश शासनकाल में जो आपका मतदान का अधिकार है, इसका जो है न्यूनतम आयु का धरातल आप क्या जोड़ के चलेंगे? तो न्यूनतम आयु का जो ग्राउंड बनेगा, यानी कि न्यूनतम आयु का जो धरातल आपका बनेगा, वो क्या बनेगा? आपका 21 ईयर्स ही बनेगा। वो क्या बनेगा? आपका 21 साल ही बनेगा, यानी कि वो क्या बनेगा? आपका 21 ईयर्स ही आपका बनेगा। वो क्या बनेगा? आपका 21 साल ही बनेगा। ठीक है, तो हमारे संविधान के साथ तो जुड़ा हुआ है क्या? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। लेकिन इसका हल्का सा रेफरेंस आपको क्या है? ब्रिटिश शासनकाल के बारे में भी क्या है? लेकर के चलना पड़ेगा। इसका हल्का सा जो रेफरेंस आपका है वो ब्रिटिश शासनकाल में भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। और ब्रिटिश शासनकाल में जो राइट टू वोट है वो यूनिवर्सल नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि क्या था? वेरी लिमिटेड वे में आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि कुछ चुनिंदा लोगों को आप मतदान का अधिकार देकर के चले, जो आपको यानी कि सरकार को क्या है? अधिक टैक्स दिया करते थे। और जो मिनिमम एज आपका क्राइटेरिया होगा वो 18 साल नहीं होगा, वो हम क्या लेके चलेंगे? ब्रिटिश शासनकाल में भी क्या है? 21 साल ही लेकर के चलेंगे। वो हम क्या लेकर के चलेंगे? ब्रिटिश शासनकाल में भी क्या है? 21 साल ही लेकर के चलेंगे। तो यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपको क्या है? किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब इस कैलकुलेशन को आपको क्या है? थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। अब इस कैलकुलेशन को क्या है? थोड़ा आपको आगे बढ़ाना होगा। इस कैलकुलेशन को क्या है? भी आप थोड़ा आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। चलिए, अब देखिएगा हमें यहां पे क्या कैलकुलेशन करनी है। हमको आपको यह बता के चलना है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जैसी व्यवस्था है, इसके साथ क्या है? इसके साथ आपको क्या है? भारत की प्रशंसा का धरातल आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। भारत की प्रशंसा का, अगर हम लोकतांत्रिक होकर के व्यवहार करें तो भारत की प्रशंसा का धरातल आपको यहां पर क्या जोड़ के चलना पड़ेगा। और यहां पर भारत की प्रशंसा के धरातल का मतलब क्या हो जाता है? भारत की प्रशंसा के धरातल का मतलब मेरे प्यारे साथियों यहां पर यह हो जाता है कि संपूर्ण विश्व में भारत ऐसा पहला देश बना, संपूर्ण विश्व में भारत ऐसा पहला देश बना जिसने संविधान के लागू होने के साथ ही जिसने संविधान के लागू होने के साथ ही नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान का अधिकार दिया। ठीक है,
ये भारतीय प्रशंसा का ग्राउंड आपको यहां पर कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। यानी कि संपूर्ण विश्व में जो भारत है वो ऐसा पहला देश बना है जिसने संविधान के लागू होने के साथ क्या है, अपने लोगों को जो मतदान का अधिकार दिया वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की व्यवस्था के आधार पर दिया। ना तो यूएसए ऐसा कर पाया, ना ही ब्रिटेन ऐसा कर पाया, ना ही कनाडा ऐसा कर पाया, ना ही ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर पाया। अगर ऐसा कारनामा किसने किया तो किसने किया? भारत ने किया। ऐसा कारनामा अगर किसने किया तो भारत ने किया। अब यहां पर एक ग्राउंड और आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। यहां पर ग्राउंड आपको क्या जोड़ के चलना पड़ेगा? संविधान सभा का धरातल, संविधान सभा का धरातल आप लोग जोड़ के चलेंगे। ओके, संविधान सभा के अंदर आपको किसको दिखाना है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, यह सवाल कई बार उठ चुका है। तो संविधान सभा की ओर से आपको किसको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद को कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और इनका मानना था कि स्वतंत्र भारत के आलोक में 15 वर्ष हेतु, है ना, या 15 वर्षों हेतु लिख लेते हैं। इनका मानना था कि स्वतंत्र भारत के आलोक में 15 वर्षों के लिए लिख लेते हैं, 15 वर्षों के लिए इस व्यवस्था को टाल दिया जाए। 15 वर्षों के लिए इस व्यवस्था को टाल दिया जाए। 15 वर्षों के लिए इस व्यवस्था को टाल दिया जाए। 15 वर्षों के लिए इस व्यवस्था को टाल दिया जाए। तो ये सवाल कई बार आपसे पुटअप किया गया है कि संविधान सभा के अंदर ऐसा कौन व्यक्ति आपको नजर आता है जिनका यह मानना था कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज स्वतंत्रता प्राप्त करने के या संविधान लागू होने के तुरंत बाद भारतीय नागरिकों को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मामला मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का रहा। उनका मानना यह था कि स्वतंत्र भारत के आलोक में आने वाले जो आपके 15 साल हैं, तो 15 सालों तक आप क्या है, इस व्यवस्था को टालने का कार्य करें। 15 सालों तक क्या है, आप इस व्यवस्था को टालने का कार्य करेंगे। 15 साल तक क्या है, आप इस व्यवस्था को टालने का कार्य करेंगे। अब मामला क्या बनता है? मामला यह बनता है कि असल में जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं उनका इशारा क्या था? आप इस बात को समझो ना। असल में जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं उनका इशारा क्या था? उनका इशारा यह था, पहली बात कि भारतीय नागरिक शिक्षित नहीं, भारतीय नागरिक शिक्षित नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस व्यवस्था की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। 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 क्योंकि बात तो सही है, अगर आप अपने किसी भी संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो अगर आप अपने किसी भी संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपका शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में या आपके व्यवहार में इतनी समझ तो विकसित हो जाए कि आप उस संवैधानिक अधिकार को समझ पाएं, उसकी गहराई को कैलकुलेट कर पाएं और ये जान पाएं कि इसका वेरी पॉजिटिव यूज हमें किस तरीके से करके चलना है। तो यहां पर जो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का बड़ा इशारा रहा, उनका मानना यह था कि अभी तो मामला बड़ा खराब है। भारतीय जनमानस क्या है, बहुत गहराई में जाकर के अपने आप को एजुकेट नहीं करा पाया है, शिक्षित नहीं है, इस संवैधानिक अधिकार की गंभीरता को, ताकत को, शक्ति को नहीं समझ पाएगा। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि 15 सालों तक का आप इंतजार करो।
पहले भारतीय जनमानस को अच्छे से क्या है, उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य करो, शिक्षित करने का कार्य करो, तब जाकर के आप अगर देना चाहते हैं तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आप अपने लोगों को क्या है, मतदान का अधिकार दे सकते हैं, यानी कि राइट टू वोट का अधिकार दे सकते हैं। लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं। संविधान के लागू होने के साथ ही हमने क्या कहा कि संविधान के लागू होने के साथ ही मतदान का अधिकार जो आपको प्राप्त हुआ वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ही प्राप्त हुआ। और हमने ये लिखा दिया है कि भारत ऐसा करने वाला संपूर्ण विश्व में क्या है, सबसे पहला देश बना। अब जो मौलाना अबुल कलाम आजाद कह रहे हैं तो इन्हीं की इस बात को हम लोग यहां भी जोड़ सकते हैं। इन्हीं की इस बात को क्या है, हम लोग थोड़ा यहां भी जोड़ के चल सकते हैं कि एक यूनानी राजनीतिक विचारक आपको मिलेंगे, एक यूनानी राजनीतिक विचारक आपको दिखाई पड़ेंगे, एक यूनानी राजनीतिक विचारक आपको दिखाई पड़ेंगे और उनका नाम है अरस्तु, जिनको इंग्लिश में क्या कहा जाता, अरिस्टोटेल कहा जाता, अरस्तु। तो अरस्तु जो है ये क्या है, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध कर रहे थे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध कर रहे थे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध कर रहे थे। ठीक है, अब इनके दो विरोध तो खैर हमको भी खैर लगभग में ठीक ही लगते हैं। जैसे इनका मानना यह था कि जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें मतदान का अधिकार ना दिया जाए, उन्हें मतदान का अधिकार ना दिया जाए, उन्हें मतदान का अधिकार ना दिया जाए, उन्हें मतदान का अधिकार ना दिया जाए। यानी कि जो लोग इलिटरेट हैं, जो लोग अशिक्षित हैं, उन्हें मतदान का अधिकार ना दिया जाए। और एक बात इन्होंने कही, बातें तो और भी बहुत कही है, लेकिन यहां जो बातें जुड़ सकती हैं उनका जुड़ाव करके दिखा रहे हैं। जो लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, 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 उन्हें मतदान का अधिकार ना दिया जाए, 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 है ना। क्योंकि जो आपके यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु महोदय आपको दिखाई पड़ते हैं, उनका भी यही मानना था कि जो लोग शिक्षित ही नहीं हैं, अगर आप उन्हें मतदान का अधिकार देने की बात करेंगे तो वो मतदान के अधिकार की गंभीरता को कभी समझ नहीं पाएंगे। जो लोग शिक्षित ही नहीं हैं, अगर आप उनको मतदान का अधिकार देने की बात करेंगे तो वो मतदान के अधिकार की गंभीरता को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और यही कैलकुलेशन किसके पास थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास थी। और अरस्तु ने यह भी कहा कि जो लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, आप उनको मतदान का अधिकार ना दें, क्योंकि जो लोग आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं वो मतदान के अधिकार की गंभीरता को तो खैर क्या समझेंगे। अक्सर ऐसे लोग क्या है, अपने वोट को बेचने का काम करते हैं, अपने वोट को क्या है, सेल आउट करने का काम कर देते हैं। इसके अलावा भी जो आपके अरस्तु महोदय हैं, उन्होंने काफी गंभीर प्रहार किए थे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति पर। लेकिन जिस तरीके से यहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद की कैलकुलेशन है, अगर हम उस हिसाब से व्यवहार करेंगे तो ये दो बातें क्या है, यहां पर जुड़ जानी चाहिए यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु की ओर से। तो ये सब कुछ आपको बता के चलना पड़ेगा, भारत की प्रथमता आपको करके चलनी पड़ेगी, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी यहां पर आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और इनकी जो कनेक्टिविटी है आप किसके साथ यहां पर एस्टैब्लिश करके चलेंगे, यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु के साथ क्या है, ये जुड़ाव आपको यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा। अब इसमें और क्या रहता है, आ जाओ।
अब इसमें और क्या रह जाता है, तो उन बातों को भी हम लोग यहां पर क्या है भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने भारतीय संदर्भ लिया, जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा भारतीय संदर्भ, तो बना लेते हैं। हमने आपके सामने क्या लिया, भारतीय संदर्भ लिया, और भारतीय संदर्भ में अगर हमें दिखाना हो मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार, तो यहां पर जो मतदान का अधिकार है उसके रिगार्डिंग एक कैलकुलेशन आपको करके चलनी पड़ेगी कि इसका संवैधानिक धरातल, इसका संवैधानिक धरातल, तो इसका जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड लेकर के चलेंगे, यानी कि इसका जो संवैधानिक धरातल आप लेकर के चलेंगे, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि भारतीय संविधान में इसकी चर्चा कहां। तो आप यहां पर यह कहेंगे कि आर्टिकल 326 है ना, भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में मतदान के अधिकार, भारतीय संदर्भ में मतदान के अधिकार, भारतीय संदर्भ में मतदान के अधिकार पर चर्चा करता है, भारतीय संदर्भ में मतदान के अधिकार पर चर्चा करता है, भारतीय संदर्भ में मतदान के अधिकार पर क्या है, चर्चा करता है। और साथ ही साथ आपसे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में मतदान के अधिकार का, भारतीय संदर्भ में मतदान के अधिकार का, मतदान के अधिकार का चरित्र क्या, भारतीय संदर्भ में मतदान के अधिकार का करैक्टर क्या, यानी कि चरित्र क्या। तो चरित्र आप बताएंगे तो आप क्या कहेंगे, एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार, एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार। अब यहां पर मैं अपनी कोई बड़ी रिसर्च आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन वो फिर आपके लिए नहीं है। आप सीधा क्या कहेंगे, एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार। सीधा आपको क्या बताना है कि एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है, यानी कि एक प्रकार का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एक प्रकार का कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, यानी कि एक प्रकार का कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद प्रॉपर्ली क्या है, इसको कैलकुलेट करके चल रहा है। यह अधिकार संविधान की ओर से क्या प्रदत्त है, इस नाते आप इसको क्या कहेंगे, संवैधानिक अधिकार ही कहेंगे। हालांकि एक रिसर्च आ जाती है, हल्का सा इशारा कर देते हैं, मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार भी है, और मतदान का अधिकार क्या है, एक कानूनी अधिकार भी है। संवैधानिक अधिकार इस नाते है क्योंकि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद इसको क्या है, प्रॉपर्ली यहां पर डिस्कस करके चल रहा है। और कानूनी अधिकार इस नाते है कि भारतीय संसद को अधिकार है इस व्यवस्था में परिवर्तन करने का और कोई नया कानून बनाने का। लेकिन सर्वाधिक प्राथमिकता जो आप देने का कार्य करेंगे वो किसको देने का कार्य करेंगे, संवैधानिक अधिकार जो शब्दावली है, इस शब्दावली को ही क्या है, आप सर्वाधिक प्राथमिकता यहां पर देने का कार्य करेंगे। ये इशारा भी मैंने इस नाते किया क्योंकि अभी उत्तराखंड में शायद लास्ट ईयर कोई एग्जामिनेशन हुआ था और यहां पे इसी प्रकार का कोई कंफ्यूजिंग ग्राउंड रखा गया था। तो आप ये बातें समझ लो कि ये अपने आप में संवैधानिक अधिकार है, इसको कोई काटने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो दोनों के हिसाब से बात करना चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि संवैधानिक अधिकार भी है और साथ ही साथ क्या है, कानूनी अधिकार भी है। हमने कहा कि संवैधानिक अधिकार क्यों है, क्योंकि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद इसको क्या है, प्रॉपर्ली डिस्कस करके चल रहा है। और कानूनी अधिकार क्यों माना जाएगा, क्योंकि संसद कानूनों को बना करके या किसी कानून का सहारा लेकर के इस अधिकार में परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। तो अब जैसा विकल्प होगा उसके हिसाब से क्या है, आप व्यवहार कर सकते हैं। जैसा विकल्प होगा उसके साथ क्या है, उस हिसाब से क्या है, आप यहां पर व्यवहार करके चल सकते हैं। कुछ और लैंग्वेजेज आपको क्या है, यहां पर बना करके चलनी पड़ेगी। स्वतंत्र भारत के आलोक में
स्वतंत्र भारत के आलोक में, स्वतंत्र भारत के आलोक में कई वर्षों तक, स्वतंत्र भारत के आलोक में कई वर्षों तक मतदान करने की न्यूनतम, मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा, मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 ईयर्स ही रही, 21 साल ही रही। मतदान करने की जो आपकी न्यूनतम आयु सीमा है वो क्या है, 21 साल ही रही। लेकिन जब इस व्यवस्था के साथ आप ये जोड़ के चलेंगे कि 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 और ओब्लिक में क्या लिखेंगे 1989। अब इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये जो आपका पारित हुआ, जो ये पारित हुआ, तो पारित कब हुआ, ये 1988 में क्या हुआ, पारित हुआ। और इसको लागू कब किया गया, तो 1989 में क्या है, इसको लागू किया गया। तो इस बात को लेकर के आप अपने आप को क्या है, परेशान करके नहीं चलेंगे और इसके ओर से ही आप बता के चलेंगे कि मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा, मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा, मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो ये मामला भी आपको कहां पर कैलकुलेट करके चलना था, भारतीय संविधान की विशेषताओं में ही कैलकुलेट करके चलना था। और वाकई में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसी व्यवस्था जो है, ये भारतीय संविधान की एक मजबूत विशेषता है और इसको इसी हिसाब से क्या है, आपको यहां पर कैलकुलेट करने की आवश्यकता थी। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं को आधार बनाते हुए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जैसी व्यवस्था को आज हमने यहां पर क्या है, कैलकुलेट करने का कार्य किया है। जो भी आपके परीक्षा उपयोगी